आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। आज का प्राइम टाइम डॉक्टर सुरेश खैरनार इनकी वॉल से है। जब रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था वाली बात आज भारत के कोरोना संकट में सरकारी भूमिका को देखकर याद आ रही है। वायरस कॉपी बनाकर खुद को हर बार बदलने को म्यूटेशन कहते हैं। वायरस शरीर में खुद की कॉपी तैयार कर संख्या बढ़ाता है। हर नई कॉपी मूल वायरस से अलग होती है और इसी बदलाव को म्यूटेशन कहा जाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर जो म्यूटेशन सबसे ज़्यादा हावी हो पाता है वही बढ़ता है और वही व्यक्ति किसी दूसरे को नए म्यूटेशन से संक्रमित करता है और इसीलिए भीड़ इकट्ठा नहीं हो, यही इसका कानून है। यह बात वैज्ञानिक प्रोफेसर एन.के. अरोड़ा के ICMR टास्क फोर्स के सदस्य है और वह चेतावनी दे रहे हैं कि वायरस जितनी ज़्यादा आबादी में घूमेगा उतना ज़्यादा म्यूटेशन होगा। भारत में बहुत बड़ी संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं और उसी कारण म्यूटेशन भी ज़्यादा होगा और भीड़ वाले शादी ब्याह से लेकर धार्मिक आयोजन और सामाजिक राजनीतिक आयोजन नहीं हो। यह बात अक्टूबर, दिसंबर और मार्च की शुरुआती दौर से चेतावनी देने के बावजूद अनदेखी हो रही है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि दूसरी लहर के जिम्मेदार वेरिएंट 50% ज़्यादा संक्रामक और बीमारी से गंभीरता वाला वायरस है। इसलिए ज़्यादा लोग इकट्ठा होने वाला किसी भी तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ ही सेकंड म्यूटेशन की सबसे बड़ी खाद्य सामग्री है और करोड़ों लोगों की जानें जा सकती है, क्योंकि विश्व में किसी को भी अभी तक कोरोना के ऊपर पक्का उपाय नहीं मिला। कुछ और उपाय उसके तात्कालिक काम चला रहे हैं। यह मेडिकल क्षेत्र की इमरजेंसी का दौर चलते हुए सरकारी मिशनरी टोटली फेल होने के कारण न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ रहा है, तो उसे भी धमकी भरे स्वर में कहा जाता है कि आप कार्यपालिका के काम में अतिरिक्त दखल दे रहे हो। क्या सरकार अंधी बहरी हो गई है? रोज मरने वालों की खबरें सुनकर संपूर्ण देश के भय पर्व में चले जाने की अवस्था बनाने के लिए सरकार की बेरुखी भी एक कारण है। सबसे आश्चर्य की बात, सरकार नाम का कोई भी जीव जंतु नजर नहीं आ रहा है। तो क्या हमारे राष्ट्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? कुछ सरकारी पक्ष के नमूने गोमूत्र से लेकर गंगा के पानी का महिमा मंडित करना, अंधश्रद्धा कानून के तहत कार्रवाई करने का मामला उन पर जरूर बनता है। लेकिन इन सभी को कार्रवाई करना तो दूर, उल्टा जिनके रिश्तेदार कोरोना के बीमारी में ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा, ये बात सोशल मीडिया पर या कहीं बोल रहे हैं, तो उन्हीं को कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन राजनीतिक दल और सबसे ज़्यादा सत्ताधारी बीजेपी के शीर्षस्थ आदमी जो आज प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी क्यों अनदेखी कर रहे हैं या कर रहे थे? क्या अब किसी खास कौम के जैसे संपूर्ण भारत की जनता से नफरत हो गई है ताकि लोग कोरोना से मर जाए? पिछले साल देर से ही सही कुछ तो उपाय किए थे, लेकिन 2021 में इन्हें क्या हो गया है? 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह के चुनाव के प्रचार में खुद की सेहत दांव पर लगाकर हजारों लोगों के बीच जाकर इकट्ठे होने वाला और इकट्ठे करने वाला दोनों अपनी तबीयत दांव पर लगा रहे थे, यह बात मुझे आश्चर्यजनक लगती है। और नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज एक जुनून सवार आदमी जैसे लगी। सबसे आश्चर्य की बात, भारतीय संसदीय इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जिसे इतिहास, भूगोल से लेकर आर्थिक, पर्यावरणीय, आरोग्य और गृहस्थी किसी भी बात की जानकारी नहीं है। इतना इग्नोरेंट और एरोगेंट आदमी दूसरा नहीं देखा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं लेकिन सामने वाले का कुछ भी नहीं सुनते हैं, जिसे अंग्रेजी में मोनोलॉग कहते हैं। अंत में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा तो सरकारी पक्ष रखने वाला बंदा कोर्ट को कह रहा है कि कोर्ट कार्यपालिका के काम में अतिरिक्त दखल दे रहा है। तो क्या हमारे राष्ट्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? गत 4 महीने से सरकार को सेकंड म्यूटेशन की बात वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी के रूप में देने के बावजूद अनदेखी कर दी गई और संपूर्ण देश की आरोग्य सेवा लगभग फेल होने के बावजूद
सरकारी स्तर से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या 135 करोड़ की आबादी मौत के मुंह में डालने का अपराध सरकार कर रही है? मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मर्डर के चार्ज क्यों न लगाए जाए जैसे टिप्पणी की है, लेकिन मुख्य गुनाहगारों को कोर्ट क्यों छोड़ रही है? असली अपराधी तो सरकार है। सरकार को जवाब तलब करना चाहिए, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो खुद पेशेवर डॉक्टर होने के बावजूद इस साल सेकंड म्यूटेशन का इतना खतरा होने के बावजूद भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है जैसी गैर जिम्मेदार बात बोलते हैं। इन सभी को क्रिमिनल कन्फ्रेंसी करने के जुर्म में कोर्ट ने एक्शन लेनी चाहिए। डॉक्टर राकेश मिश्रा, हैदराबाद के सीएमसी के अधीक्षक, बोल रहे हैं कि शादी में दो लोग छोड़कर किसी तीसरे में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड म्यूटेशन बहुत खतरनाक तरीके से कोरोना के फैलने की संभावना है। उसके बावजूद कुंभ जैसे आयोजन करने हेतु उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलना, ये किस तरह की बात है? और वह मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद बोलते हैं कि गंगा सब कुछ धो डालती है, तो सभी अस्पतालों पर क्या बुलडोजर चला देना चाहिए? इन महापुरुष को ये देखना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने वाला हज जब कोरोना के कारण गत 2 सालों से बंद चल रहा है और इस्लामी तीर्थ क्षेत्र जिसे तिजारत बोलते हैं वह भी बंद कर दी गई है और आर्थिक नुकसान सब झेल रहे हैं, और एक आप हो कि गंगा सब कुछ धो डालती है। जनता में अंधश्रद्धा फैला रहे हैं ताकि बंगाल और अन्य राज्यों में आपको इलेक्शन में नुकसान ना हो, और यह सब भारतीय संविधान की शपथ लेकर आप क्यों कर रहे हैं? देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बीमारी से ग्रस्त पार्टी है, जो 12 महीने 17 घंटे चुनाव के मोड़ पर रहती है, और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री महोदय को प्रधानमंत्री की ड्यूटी के जगह पर चुनाव के प्रचार करना उनका सबसे प्रिय खेला हुए है। अरे भाई, आप सिर्फ किसी एक दल के नेता नहीं हो, 135 करोड़ की आबादी के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हो, और अपने दोनों बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में राष्ट्रपति महोदय के सामने शपथ ली है कि मैं नरेंद्र दामोदर मोदी आज से भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में यह आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए अपने देश प्रधानमंत्री पद का पालन करूँगा। ना ही उन्होंने 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के शपथ का पालन किया और ना ही 2 बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण के बावजूद पालन कर रहे हैं। तो क्या हमारे राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री की ड्यूटी नहीं निभाने वाले आदमी को जवाब तलब कर देना चाहिए? लेकिन हम देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री से जवाब तलब करना चाहिए, लेकिन ये करना तो दूर, उनके सामने झुककर खड़े होते हैं। आज खुद राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री शासन लगा हुआ है, और इन्हीं सब कारणों से हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर टास्क फोर्स गठित करने से लेकर और कुछ निर्णय लिए हैं, तो बहुत ठीक ही किया है। सर्वोच्च न्यायालय को कार्यपालिका के काम में अतिरिक्त दखल दे रहा कहने वाले सरकार के प्रतिनिधि को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, उल्टा उसी को फटकार लगाने की ज़रूरत है। एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, और प्रधानमंत्री का 22,000 करोड़ खर्च करके नया आवास को बनाने के लिए कहाँ से पैसा आया? उसी तरह हज़ारों करोड़ खर्च करके नए विमान और नई संसद की इमारत बनाने के लिए कहाँ से पैसा आया? उसी निर्णय को देखकर याद आ रहा है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था वाली बात अब याद आ रही है। इसी तरह देश में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मचा है। बिहार के बक्सर जिले में चौसा प्रखंड में सोमवार को गंगा नदी में कम से कम 100 से ज़्यादा शव बरामद किए गए, जिससे इस कोरोना काल में क्षेत्र के लोग भयभीत हो गए हैं। इस तस्वीर को कोरोना काल की सबसे भयावह तस्वीर बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि बरामद शव बहकर आए हैं, जो करीब 3 से 4 दिन पहले के बताए जा रहे हैं। प्रशासन के तहत इस बयान के बाद भी इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कह रहे हैं कि इस मामले में जितना सरल बताया जा रहा है उतना ये मामला सहज और सरल नहीं है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है। क्या है देश को चिंता में डालने वाला ये पूरा मामला?
पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि चौरा प्रखंड के गंगा नदी के किनारे बहकर आए करीब 100 शवों को बरामद किया गया है। सभी शव क्षत विक्षत स्थिति में हैं। बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि इस घटना के जांच के लिए बक्सर के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को संबंधित क्षेत्र में भेजा गया था। उन्होंने बताया कि जांच के काम में ये बात सामने आई है कि गंगा नदी में पाए गए शव 3 से 4 दिन पुराने हैं। इस कारण स्पष्ट है कि शव बक्सर जिले के नहीं हैं। जांच कर लौटे अनुमंडल पदाधिकारी के उपाध्याय ने ग्रामीणों के हवाले से बताया कि शव स्थानिक नहीं है, बल्कि 1-2 दिन से गंगा नदी में बहकर अन्य जगहों से आए हैं। उन्होंने कहा कि शव गंगा नदी में सीमावर्ती राज्य से बहकर आए हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि बरामद शव बिहार के तो नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि ये शव यूपी से बहकर आए हैं। इस तथ्य की सत्यता की पुष्टि के लिए बक्सर के जिलाधिकारी ने बताया कि सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों से इस मामले में बातचीत भी की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए चौकसी करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि नौका से इस क्षेत्र में गश्ती की जाएगी। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि बरामद सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, आइए इन पर नजर डालते हैं। कहा जा रहा है कि लकड़ी के अभाव से गंगा में शव बहाए जा रहे हैं। घाट के पंडित दीनदयाल का कहना है कि गंगा नदी से बरामद कई शव पीपीई किट में लपेटे हैं। इससे जाहिर होता है कि ये सभी शव कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के हैं। माना जा रहा है कि इस वक्त लकड़ी के दाम काफ़ी अधिक है, इसलिए कई लोग स्मशान घाट पर जगह मिलने के बाद भी लकड़ी खरीदने में असमर्थ है, जिसके चलते ये शवों को सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। आसपास के गांव के लोगों से बातचीत में पता चला कि उनके यहाँ हाल फिलहाल में जितने लोगों की मौत हुई है, उनमें से ज़्यादातर को खांसी जुकाम की शिकायत थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शव कोरोना पेशेंट के ही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बिहार में शवों का दाह संस्कार प्रशासन के लोग ही करा रहे हैं, इसलिए शव को बाहर फेंकने की घटना समझ से परे है। प्रशासन के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये शव 2-3 दिन पुराने दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह दूर कहीं से बह कर आए हैं। अगर यह 3 दिन पुराने तो माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से यहाँ तक आए हैं। बिहार प्रशासन का कहना है कि आज लगातार घाटों पर पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें लोग शवों को गंगा में बहा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार उन शवों का दाह संस्कार खुद करवा रही है जिनके परिजन नहीं आ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बक्सर और वाराणसी की दूरी करीब 135 किलोमीटर है। बिहार और उत्तर प्रदेश के समीपी इलाके में रहने वाले लोग शवों को वाराणसी ले जाते हैं। इस वक्त वाराणसी में लूट का माहौल है। यहाँ के घाटों पर डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के नाम पर लूट का खेल चल रहा है। लकड़ी वालों से लेकर कर्मकांड करने वाले लोग पूरी तरह से अंतिम संस्कार के नाम पर मनमाना रेट वसूल रहे हैं। ऐसे में कई लोग वहां घाट पर पहुंचकर दाह संस्कार करने के बजाय शवों को सीधे गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि लोगों की मान्यता है कि गंगा नसीब होने पर मरने वाले इंसान की आत्मा को शांति मिल जाती है। हालांकि इस तर्क को साबित करने के लिए अभी तक प्रशासन या स्थानीय लोगों के पास कोई ठोस सबूत या प्रमाण नहीं है। एक साथ इतने शवों के मिलने का मामला तूल पकड़ने पर प्रशासन ने एक टीम भेजकर इन शवों का पोस्टमार्टम करने का फैसला लिया है। इलाके के लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करने से कैसा पता चलेगा कि शव कहाँ के हैं। इस जांच में ये कैसा पता चल सकता है कि इनकी मौत कोरोना से हुई या नहीं। इलाकों में कुछ लोग इन शवों को बक्सर जिले का बता रहे हैं, तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश की सीमा से बहकर आने की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस जांच रिपोर्ट से सच्चाई क्या सामने आती है। इतने सारे मामलों के बावजूद हमारे प्रधान सेवक सेंट्रल विस्टा में बिजी है, हेल्थ मिनिस्टर डार्क चॉकलेट खाने में व्यस्त है, निर्मला जी IDBI बैंक बेचने में व्यस्त है, राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस छुपाने में व्यस्त है, योगी आदित्यनाथ विरोधकों को जेल में डालने में व्यस्त है, फडणवीस सरकार गिराने में व्यस्त है, स्मृति ईरानी गायब है, राजनाथ सिंह राफेल को नींबू मिर्ची खिलाने में व्यस्त है, हेमा मालिनी RO का पानी बेचने में व्यस्त है, उत्तराखंड के CM रावत
कुंभ में व्यस्त है और देश के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ ढूंढने में सारा देश व्यस्त है। सड़कों पर एम्बुलेंस शोर करके घूम रही है। गोदी मीडिया मौन है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।